सेंटर फॉर सनातन रिसर्च सेंटर वाराणसी से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब कोई मनुष्य महामानव के रास्ते पर चलता है तो न जाने कैसे कैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं और कितने अनुभवों को समेटते हुए वो आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा संदेश दे जाता है जिस पर लोग रिसर्च करते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसा ही व्यक्तित्व आज हमारे साथ है जिनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कर्मयोगी हैं, वो सहयोगी हैं, संगठनकर्ता हैं, एक कुशल अभियंता हैं और धरती पुत्र हैं। साथ ही साथ वो अनाथों के नाथ हैं। तो ऐसे एक नाथ जिन्हें हम स्वनाथ के प्रेरणाकर्ता कहते हैं, जिनका परिचय बस इतना ही है कि वो एक मानव से महामानव के अभियान पर चले हुए हैं। लेकिन अगर दुनियादारी के क्षेत्र में उनका परिचय कराना हो तो वो भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सचिव रहे विश्व हिंदू परिषद के, ख्यातिलब्ध और वरिष्ठ प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास करते हुए स्वनाथ और साथ ही साथ वसुधा लकड़ी रहित संविदा फाउंडेशन की स्थापना की। तो आज हम सभी धन्य हैं आपको अपने साथ पाकर। आपसे उनका परिचय कराते हैं। दुनिया उन्हें जानती है प्रशांत दामोदर हड़तालकर के नाम से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में आपका। आज आपका साथ और आपका सानिध्य पाकर हम सभी धन्य हैं। काशी भी धन्य है आज आपके आगमन से। तो बहुत पहले ही किसी ऋषि मुनि ने ये कही थी बात कि जब नदियां होती हैं, वृक्ष होते हैं, तो वो अपने लिए नहीं होते हैं, दुनिया के लिए होते हैं। तो शायद आपका जन्म भी ऐसे ही कुछ क्षणों में हुआ है कि आप अनाथों के नाथ बन गए हैं। नाथ सुना, अनाथ सुना, विश्वनाथ भी सुना, लेकिन स्वनाथ ये बिल्कुल अनूठा है, नया है। तो क्या है ये स्वनाथ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सेंटर फॉर सनातन रिसर्च को भी धन्यवाद दूंगा कि स्वनाथ इस विषय पर आज इस संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया। यह आज के वर्तमान काल की आवश्यकता है कि हमारे जो जीवन के मूलभूत विषय है, यह मूलभूत विषय हमने समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे पहले आपने कहा अनाथों के नाथ, तो इस शब्द प्रयोग पर मैं ही आपत्ति करता हूं स्वयं कि अनाथ और नाथ, इसमें हम लोग अंतर क्या समझते हैं। किसी शब्द के पीछे अ लगा दिया तो वो उसका विरुद्धार्थी शब्द नहीं बनता। नाथ को अ लग गया तो वो अनाथ शब्द बनता है। रूढ़ार्थ में तो यह माना जाता है, कहा जाता है, किंतु नाथ को अ लगाने से अनाथ यह विरुद्धार्थी शब्द नहीं बनता। हम सब लोगों को मालूम है, हम सब लोग कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याम द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम सब भगवान को कहते हैं। हम भगवान को अपने माता पिता बंधु सखा सब कुछ मानते हैं, मगर क्या हमने भगवान को देखा है? जिसको हम माता पिता कहते हैं, क्या हमने उस भगवान को देखा है? तो नहीं देखा है। तो जैसे हम लोग अनाथ शब्द का प्रयोग करते, जो अपने माता पिता को नहीं देख पाते, उनके सौभाग्य में वो नहीं है, तो उनको हमने अनाथ कह दिया। अब हमारे माता पिता तो परम पिता परमेश्वर है, हमने तो उनको देखा नहीं, तो हम सभी अनाथ हो गए। तो ये सारी सृष्टि ही अनाथ लोगों की है। तो अनाथों के नाथ कैसे होंगे? तो हम सभी अनाथ हैं। तो निश्चित रूप से जब हम कहते हैं कि अनाथों के नाथ, इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। यह शब्द प्रचलित हो गया है, मैं भी स्वीकारता हूँ, यह शब्द प्रचलित हो गया है, मगर अनाथ यह शब्द अभी एक, जिसको हम कहेंगे कि एक डेरोगेटिव वर्ड, एक लांछन लगाने वाला शब्द ऐसा कहा गया, क्योंकि हमने ही उसको डिस्क्रिमिनेट किया। ये इसको माता पिता है तो ये स्वनाथ है, सनाथ है, या इसको माता पिता नहीं है तो ये अनाथ है। तो अनाथ और सनाथ ये हमने अपनी डेफिनेशंस बनाई है। जैसे मैंने कहा कि सृष्टि में हम सब लोग अनाथ है, तो हम सब सनाथ भी है, क्योंकि भगवान सब हमारे साथ में होते हैं, सिर्फ दिखते नहीं है।
तो इसीलिए हमने इस शब्द को समझना चाहिए। अब फिर शब्द आता है स्वनाथ। स्वनाथ शब्द यह दो शब्दों से बना है, स्व और नाथ। स्व माने सेल्फ, नाथ माने एस्टीम्ड, स्वयं, स्वयं से प्रकाशित, सेल्फ एस्टीम्ड, उसे कहते हैं स्वनाथ। अब ये शब्द आया कहाँ से? ये उत्पत्ति तो शब्द की मैंने नहीं की, ये शब्द का व्याकरण मैंने नहीं बनाया, ये द्वंद्व समास है। व्याकरण में इसे द्वंद्व समास कहते हैं, दोनों भी पद समात है, समान है, नाथ और स्व। अब ये शब्द हमें मिला पिप्पलाद मुनि के प्रश्नोपनिषद में। तो प्रश्नोपनिषद यह उपनिषद का एक हिस्सा है। तो उस प्रश्नोपनिषद नाम के उपनिषद में 6 बार यह शब्द मिला। अब यह प्रश्नोपनिषद किसने लिखा? तो यह प्रश्नोपनिषद लिखा पिप्पलाद मुनि ने। यह पिप्पलाद मुनि कौन थे? इन्होंने ये स्वनाथ क्यों लिखा और ये स्वयं के लिए उन्होंने लिखा? तो बाकी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं थे क्या? बाकी सारे मुनि थे, भारद्वाज थे, कणाद ने, बहुत सारे ऋषियों के नाम है, उन्होंने स्वयं के लिए स्वनाथ इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो सिर्फ पिप्पलाद मुनि ने ही हमारे धर्मशास्त्र में स्वयं के लिए स्वनाथ इस शब्द का प्रयोग किया। आप प्रश्नोपनिषद पढ़ सकती है, इसके लिए देख सकती है। तो ये पिप्पलाद मुनि कौन थे? हम सब लोगों को मालूम है कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था। तो उसे ब्रह्मा जी द्वारा वर में प्राप्त हुआ था कि उसे कोई मार नहीं सकता, कोई शस्त्र उसे मार नहीं सकता, कोई किसी समय पर वो मर नहीं सकता, ऐसे वर मिला था। तो उसने त्राहिमाम सारे जगत को कर दिया, सारे भगवान लोगों को वो त्रस्त कर रहा था। इंद्र और सब भगवान ब्रह्मा जी के पास गए कि इसका कोई आप चारा उपाय बताइए हमको कि हम कैसे वृत्रासुर से छूटे। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि महर्षि दधीची नाम के एक ऋषि है, उनकी जो हड्डियां है वो अलग प्रकार की हड्डियां हैं। उनसे यदि आप शस्त्र बनाते हैं और उससे वृत्रासुर को मारेंगे तो वृत्रासुर मर जाएगा। तो सारे भगवान और भगवान अपने देवराज इंद्र, महर्षि दधीची तपस्या कर रहे थे, उनके पास गए और उन्होंने कहा ठीक है, समाज के लिए यदि मुझे त्याग, मेरा शरीर को, मेरे प्राण को त्यागना पड़ेगा तो इससे तो हर्ष की बात और कोई नहीं। तो मेरा शरीर देव देश धर्म के लिए ही आना चाहिए। एक बड़ी सीख उन्होंने अपने त्याग से दी। तो तुरंत उन्होंने स्वयं को समाप्त कर लिया। तो भगवान और इंद्र के पास में इंजीनियर तो थे ही, उन्होंने तुरंत वो हड्डियां निकाली, उसका शस्त्र बनाया और कम समय था, कम समय में ज्यादा काम करना था और तुरंत वह शस्त्र लेकर इंद्र वृत्रासुर के पास गए और उन्हें वृत्रासुर का वध किया। अब महर्षि दधीची का तो त्याग हम सब जानते हैं, आज भी बड़ा विश्वविख्यात त्याग है दधीची का त्याग माने। मगर ये कहानी तो सबको अधूरी अधूरी मालूम है। महर्षि दधीची की शादी हुई थी, उनकी पत्नी का नाम रुचि था। अब रुचि को पता ही नहीं पति कहाँ गया। 2 दिन हुए पति घर पर आया नहीं, बेचारी घबरा गई पति की चिंता से। और 2 दिन के बाद उस गांव के सारे ग्राम के लोग उसको मिलने के लिए आए और कहा तेरा पति कितना महान है, देश के लिए, धर्म के लिए उन्होंने स्वयं का बलिदान किया, उसके त्याग की मिसाल तो कि आगे कई साल तक चलेगी, वो बहुत त्यागी थे, बड़े महान थे। तो उसने कहा भाई वो तो ठीक है, मगर वो गए कहाँ? तो ये कहानी सारी उनको बताई। स्वाभाविक है, पत्नी को मालूम नहीं पति कहाँ गया, तो पति ने तो स्वयं को देश के लिए समाप्त भी कर लिया, धर्म के लिए समाप्त कर लिया। तो रुचि स्वाभाविक रूप से गुस्सा हो गई कि मुझे क्यों नहीं बताया, शायद अहम होगा, बताया नहीं होगा, ये भी होगा। तो उसने तुरंत कहा कि अभी पति नहीं है तो मैं भी नहीं रहूंगी। अब उसने घोषणा करेगी कि मैं भी मेरा स्वयं को समाप्त कर दूंगी। अब जैसे उसने घोषणा की कि मैं स्वयं को समाप्त कर दूं, उस समय वह प्रेग्नेंट थी, 5वां महीना चल रहा था। तो उसके साथ तो वो बच्चा भी समाप्त होता। तो भी कहते हैं, लिखा हुआ है धर्मशास्त्रों में कि आकाशवाणी है भगवान शिव जी की, और शिव जी ने बताया कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह आगे चलकर दुनिया को दिशा देगा। तो उसका जन्म होने के बाद तूने स्वयं को समाप्त कर लिया तो चलेगा। तो उसने शिव जी की बात मानी और तुरंत उसने 5 महीने चल रहे थे और 4 महीने उसने कैसे तो भी
निकाले, डिलीवरी हो गई, उस बच्चे को एक पीपल के पन्ने पर उन्होंने रखा और पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और स्वयं को समाप्त कर दिया। अब दधीची भी गए, रुचि माँ थी वो भी गई। अब ये छोटा पीपल के पन्ने पर बच्चा था, ये तो रो रहा था, पीपल के पेड़ के नीचे था। तो वहां से महर्षि भगवान व्यास जा रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उसको उठाकर अपने आश्रम में लेकर गए। तो माना जाता है, इस कहानी को कितने साल हुए पता नहीं, अभी तो उसका समय निकालना भी नहीं बता सकते, मगर यदि कोई पहला अनाथ बच्चा होगा जिसको माता पिता नहीं, तो वह पिप्पलाद हो सकता है, वो हो सकते हैं। तो वो वहां पर भगवान महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में पढ़े, बहुत ज्ञाता बन गए और उन्होंने उपनिषद लिखा। आज कलियुग का जो वेद माना जाता है उसका निर्माण उन्होंने ही किया। तो जैसे शिव जी की वेदवाणी हुई थी कि ये दुनिया को दिशा देने वाला बच्चा है, तो वैसे पिप्पलाद थे। दुर्भाग्य कैसे देखिए, आप यदि प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें टोटली बिहेवियरल साइंस ऑफ ऑर्फन्स है। इन बच्चों का जो इमोशनल और बिहेवियरल साइंस जो होता है उसकी पूरी जानकारी प्रश्नोपनिषद पर मिलती है। 7 प्रश्न ही है उसमें, मगर इस सातों प्रश्नों में ऑर्फन की ही चर्चा हुई है पूरी, उनके जीवन के बारे में, इनके इमोशंस के बारे में, उनके इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में, उनके एसईक्यू के बारे में, ईक्यू के बारे में, आईक्यू के बारे में, यही जानकारी उसमें है। तो एक बहुत बड़ा, हम जिनको अनाथ कहते हैं उनके बारे में एक साइंस या आप कहे पूरा रिसर्च उसमें मिलता है। दुर्भाग्य से मैंने जैसे कहा था कि अनाथ यह एक डेरिवेटिव वर्ब बन गया, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, जिसको कोई नहीं तो बस उसको छोड़ दो, ये एक भाव मन में सबके आ गया, तो यह विषय भी दूर हो गया। तो जब पिप्पलाद ने स्वयं के लिए स्वनाथ शब्द का प्रयोग किया और वो सबसे बड़े ज्ञाता, सबसे बड़े कहे आप कि विद्वान बन गए, उनकी एक प्रतिमा विश्व के सामने आज भी है। तो यह प्रतिमा आज जो पिप्पलाद की भूमिका में है उनके सामने आनी चाहिए। इसलिए हम अभी अनाथ बच्चों को स्वनाथ कहते हैं कि दे आर नॉट ऑर्फन्स, दे आर स्वनाथ। वे स्वयं स्वयं के सेल्फ एस्टीम्ड है, जैसे स्वनाथ थे। अब ऐसे स्वनाथ, एक पिप्पलाद की कहानी हुई, तो विश्व में ऐसे स्वनाथ बच्चों के नाम है कि नहीं? ऐसे कई सारे बच्चों के नाम हम आपको पूरी लिस्ट दे सकते हैं कि विश्व में, पूरे विश्व भर में ऐसे कौन कौन से नाम है। विश्व की बात छोड़ दे, हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से नाम है हम सब जानते हैं। राजेश खन्ना का नाम हमने सुना है। क्या है राजेश खन्ना की कहानी? वो तो इसी प्रकार स्वनाथ थे। तो जिन्होंने अभी 200 से ज्यादा सिनेमा बनाए, पद्म भूषण पद्मश्री प्राप्त की, तो ये सेल्फ एस्टीम्ड है कि नहीं है? ये स्वनाथ है कि नहीं है? आपने नाम सुना होगा गरवारे पॉलीमर्स, हमारे देश के 10वीं बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा परिवार है। उसके जो संस्थापक थे आबा साहेब गरवारे, वो तो एक अनाथ बच्चा था। नासिक के अनाथालय में वो पढ़ते थे। लंदन में उनको एडॉप्ट किया गया, वहां वो नहीं रह सके, वहां लंदन से वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर से मुंबई के डोंगरी बाल गृह में रहे, बड़े हुए, बड़े होकर स्वयं की फैक्ट्री उन्होंने निर्माण की। आज गरवारे पॉलीमर यह देश का एक बहुत बड़ा बिजनेस परिवार जाना जाता है। तो सिर्फ विद्या के क्षेत्र में नहीं, सिर्फ कला के क्षेत्र में नहीं, सिर्फ धर्म के क्षेत्र में कि नहीं, हर एक क्षेत्र में हमको इस प्रकार के स्वनाथ दिखाई देते हैं। हमारे सिख गुरुओं में 10 गुरु की परंपरा है, उसमें चौथे गुरु है गुरु रामदास। जिन गुरु रामदास ने अमृतसर का पूरा डिजाइन बनाया, ये जो स्वर्ण मंदिर है ये जिन्होंने बनाया, माने उसके आर्किटेक्ट जो थे वो गुरु रामदास थे। अब ये गुरु रामदास अनाथ थे। तीसरे गुरु जो थे उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, आज की भाषा में हम कहेंगे उनको अडॉप्ट किया। मगर क्या आप उनको अनाथ कहेंगे या स्वनाथ कहें? वे तो स्वनाथ है। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, ऐसे जो सारे बच्चे होते हैं ये सब स्वनाथ बनने चाहिए।
और इन्हीं बच्चों के कारण देश बनेगा, इन्हीं बच्चों के कारण धर्म टिकेगा, इन्हीं बच्चों के कारण समाज टिकेगा। जी, बहुत सही बात आपने कही कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने में अहम भूमिका ऐसी प्रेरणाओं से हमें भी निभाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि स्वनाथ, स्वावलंबी। आज हम स्वावलंबन की बात करते हैं, उन लोगों के स्वावलंबन की बात करते हैं जिनके पास तमाम संसाधन है, लेकिन आज वो स्वावलंबन हम देखेंगे जिनके पास कोई संसाधन नहीं, लेकिन फिर भी वो स्वावलंबी है। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जो है बहुत सारे अनुभवों के साथ बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए जानने योग्य हैं। एडॉप्टेशन की जो प्रक्रिया होती है, गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है, समाज में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो कुछ समाज को देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी विधिक कार्रवाइयों से बचते हुए या इन पचड़ों में यूं कहने सामान्य भाषा में न पड़ते हुए, लेकिन जानकारी के अभाव में वैसा कर नहीं पाते हैं। आज आपके माध्यम से इस अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से जाने और समझें। हमारे भारत में, भारतीय विचारधारा में इन स्वनाथ बच्चों के तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसा है, मैंने कैसा था, कैसा है और कैसा रहना चाहिए, मुझे लगता है कि पहले हमने इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम इसके बारे में सोचेंगे तो फिर हमारे मन में आता है कि भारत में ऐसे स्वनाथ बच्चे कब से है। एक समस्या के रूप में हम कहें तो ये समस्या के रूप में भी ये समस्या कब से है। इन समस्या के तरफ तब के विद्वान लोगों ने, तब के सामान्य लोगों ने किस प्रकार से देखा होगा। हम जिसे कहते कि ऐसे बच्चों के लिए ऑर्फनेज होता है, आज जिसको सीसीआई यूनिट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन यूनिट कहा जाता है, बाल बालिकाश्रम कहा जाता है, तो ऐसे बालक बालिकाश्रम हमारे देश में कब शुरू हुए, क्यों शुरू है, किसने शुरू किए, इन प्रश्नों का जवाब ये हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में, वैसे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। जैसे हमारे देश में मैंने बताए राजेश खन्ना वगैरह, वो वाज असीम क्या, मुन्ना भाई का जो असिस्टेंट था वारसी, हर्षद वारसी, वो भी अनाथ था, वो तो वह रास्ते पर रहता था। तो ऐसे जो सारे नाम हैं, क्या विदेशों में भी ऐसी स्थिति है, ऐसे कब से आई। मुझे लगता है कि पहले इसके तरफ हमने गौर करने की आवश्यकता है। हाँ, तो उसमें पता चलेगा कि यह सारा जो प्रश्न है वो हमारी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, ये हमारी सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये एक माँ बाप विहीन बच्चे की कहानी नहीं है, यह उसका प्रश्न नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन का प्रश्न है, यह संस्कृति का प्रश्न है, यह विचारधारा का प्रश्न है, यह विकास का भी प्रश्न है। तो एक बच्चे के तरफ से, माँ बाप ने ऐसे बच्चे की तरफ से इस दृष्टि से इस प्रश्न की तरफ मत देखिए। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ, मैं विश्व की बात करूंगा, पहला विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग मर गए, पेरेंट्स मर गए उसमें। तो ऐसे कई सारे बच्चे जिसको अनाथ कहते से अनाथ हो गए। अब इनको कहाँ रखा जाए, तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ। तो अमेरिका ने उनके लिए इस प्रकार के कॉन्वेंट्स शुरू किए, उसको वहां कहा जाता है कॉन्वेंट्स। ऑर्फनेज तो बाद में कहा गया, हम लोग कहने लगे, मगर उनको अमेरिका में कहा जाता कॉन्वेंट। आज तो वो बच्चों को कॉन्वेंट में डालते हैं, वो कृपया समझ ले कि कॉन्वेंट ये शब्द प्रयोग माने जहां माँ बाप विहीन बच्चों को रखा जाता उसको कॉन्वेंट कहते हैं। कितना गहन अध्ययन आज आपका है, बराबर, कि हम लोगों के पास ये जानकारी, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार इन बातों को सुन रहे होंगे। तो उन्होंने कॉन्वेंट का निर्माण किया, बच्चे वहां रहने लगे। तो फिर सारे यूरोप और विश्व को लगा कि अरे माँ बाप विहीन बच्चे तो होते हैं, तो यह व्यवस्था, यह सिस्टम, यह अच्छी है। तो दूसरे महायुद्ध के काल में यह व्यवस्था यूरोप ने उठाई और यूरोप में ज्यादा से ज्यादा कॉन्वेंट्स बढ़ गए और फिर उसको शब्द आया ऑर्फनेज। मूलतः ऑर्फन यह शब्द लैटिन है, तो लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है, उसकी उत्पत्ति तो लैटिन भाषा में है। तो ये यूरोप के कारण ऑर्फनेज यह शब्द बाहर आ। अब तब अंग्रेजों का, अपने ईसाई लोगों का शब्द बोलबाला बढ़ रहा था, ईसाई भी बढ़ रहे थे, 2 ग्लोब में उन्होंने दुनिया को भी बांट दिया था। तब उन्होंने सोचा, पहले उनके ध्यान में आया कि अरे दिस इज अ गुड सेंसिटिव क्वेश्चन,
टू एंटर द इन द सोसाइटी। एक समाज में जाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और बहुत अपीलिंग है। इसलिए ईसाई लोगों ने अफ्रीका में यह काम बढ़ाया, ऑर्फनेजेस बढ़ाए। तब तक अफ्रीका में भी ऑर्फनेजेस नहीं थे और भारत में भी प्रवेश उन्होंने किया। सबसे पहला, जैसे अमेरिका में जो पहला कॉन्वेंट खुला वो आज भी है, न्यूयॉर्क सिटी में आज भी वो पहला कॉन्वेंट है। अफ्रीका में भी वो जब खोला गया तो अफ्रीका में भी वो आज हमको दिखता है। मगर 1794 में मुंबई में पहला ऑर्फनेज ईसाई एक अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने पहला ऑर्फनेज खोला। दैट वाज द फर्स्ट ऑर्फनेज इन इंडिया। उसके पहले भारत में ऑर्फनेज यह संस्था का जन्म भी नहीं हुआ था। बच्चे तो अनाथ होते थे, माँ बाप मरना स्वाभाविक है, कहीं पैंडेमिक आता है, कहीं कई प्रकार के डिसीज आते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, माँ बाप मरते हैं, कहीं सुसाइड भी करते हैं। ऐसे अलग अलग 6 कारण हैं उसके। तो माँ बाप मरते हैं, तो माँ बाप मर गए तो भी हमारे यहाँ पर बच्चा कभी अनाथ नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर संवेदना थी, मानवता की संवेदना थी, एक आत्मीयता की संवेदना थी, एक रिश्तेदारी का जिम्मेदारी थी। और इसलिए ऐसा कोई बच्चा आता है तो तुरंत उसको एसिमिलेट किया जाता, परिवार उसको त्वरित स्वीकारता था। यदि परिवार स्वीकारने में असमर्थ है तो कोई रिश्तेदार स्वीकारता था, यदि रिश्तेदार स्वीकारने में भी असमर्थ रहे तो वह गांव उसको स्वीकार लेता था। ये पैटर्न हमारे यहाँ का बहुत नेचुरल पैटर्न था। इसलिए हमारे देश में कभी भी ऑर्फनेज की आवश्यकता नहीं रही और यही पद्धति चली। मगर अंग्रेजों ने हमारे देश में 1794 में पहला ऑर्फनेज शुरू किया और फिर हमारे यहाँ के जितने भी समाज सुधारक थे उनको ऐसे लगा कि नहीं, हमने करना चाहिए। समाज की स्थिति थी, सारा डिपेंडेंसी अंग्रेजों पर थी और समाज में सुधार कुछ करना है तो महिला और बच्चों में ही करना चाहिए। तो फिर महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी शुरू किया, एनी बेजेंट ने भी शुरू किया, फिर वो धोंडो केशव कर्वे ने भी शुरू किया और हर जगह पर, हमारे बंगाल में बैनर्जी थे उन्होंने भी शुरू किया। तो हर जगह पर ये खोलने का एक सिलसिला, रिवाज भी कहो, ये चल पड़ा कि जो ये करेगा तो वो समाज सुधारक है, दिस इज द नॉमिनेशन फॉर दैट। इस प्रकार से ये सब जगह पर प्रारंभ हुआ और फिर ऑर्फनेजेस हमारे यहाँ के बढ़ते गए। आज हमारे देश में जिनको 150 साल से ज्यादा जिन संस्थाओं को हो गए, ऐसी लगभग 78 संस्थाएं आज भी देश में है कि जिनको 150 साल हो गए। तो मैं जाकर उन संस्थाओं में भी कहता हूं कि उन्होंने गलतियां की थी, आपने क्यों शुरू रखा अभी तक? तो वो तो गलतियां उन्होंने की थी, तो वहां की परिस्थिति थी, वो गलती थी हम नहीं कह सकते, मगर आज के परिप्रेक्ष्य में वह गलती है तो हमने स्वीकारना चाहिए और इसे बंद करना चाहिए। ऐसे हमारे देश में ऑर्फनेजेस चालू हुए हैं। अब विदेशों में ऑर्फनेज का विचार कैसे करते हैं? मैंने कहा कि ये सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब ये कैसे होता है कि इससे सिविलाइजेशन बढ़ता है। अच्छा सिविलाइजेशन कैसे? कि इस प्रकार की संस्थाएं होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, आज हमारे देश में 2.3% जैन समाज है, लगभग 3% के आसपास 2.8 to 3% कुछ सिख समाज है और 6% सिंधी समाज है। मैं सिंधी बाय एंड लार्ज कहता हूँ, जो सिंध से आते हैं हमारे यहाँ उनको सिंधी मानते हैं, इसलिए तो ऐसे लगभग ये 11% समाज है। इन 11% समाज के बच्चे कभी भी आपको ऑर्फनेजेस में दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? तो जो हमारा पुराना पैटर्न है कि एक कहीं माँ बाप मर जाते हैं, बच्चा माँ बाप विहीन हो जाता है, तो परिवार, रिश्तेदार, समाज उसको तुरंत एसिमिलेट कर लेता है, स्वीकार लेता है। तो बच्चों का जो अनाथत्व है वो वही समाप्त हो जाता है। तो स्वनाथ परिषद का मूल उद्देश्य है कि ऑर्फन तो समाप्त नहीं हो सकता, मगर ऑर्फेनिज्म समाप्त हो सकता है। तो स्वनाथ परिषद ऑर्फेनिज्म पर काम करती है, अनाथत्व पर काम करती है। हमें बच्चों का अनाथत्व समाप्त करना है। ये बहुत अच्छी परंपरा आपके माध्यम से एक बार फिर हमारे इस सनातन धर्म में, हमारे समाज में, भारतीय परिवेश में पुनर्जीवित हो रही है जो है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये जो परिकल्पना है ये किन परिस्थितियों में, किन हालात में और कब आपके जहन में सर्वप्रथम आई?
ऐसे इसके लिए तो कहानियां बहुत है, तो मैं कहानी में तो नहीं जाऊंगा, मगर मुझे ऐसे लगा कि यह एक देश की बहुत बड़ी भीषण समस्या बन रही है। कैसे? मैं एक उदाहरण दूंगा। ऐसे तो उदाहरण बहुत होते हैं। देश में एक्सीडेंट होता है, कहीं आपातकाल कुछ आ जाता है, तो बच्चे अनाथ होते हैं। ऐसे 2000 में एक गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आया था। तो उस भूकंप में सब जगह पर ऐसे रूमर्स आ गए थे, बड़ी त्रासदी थी, और एक रूमर्स फैल गई थी कि बहुत बच्चे अनाथ हो गए। तब मैं नागपुर में काम कर रहा था, तो मैं भी पढ़ रहा था कि भाई बहुत बड़ी त्रासदी है, स्वाभाविक है बच्चे तो अनाथ होते होंगे। उसके पहले मुझे अनाथ, स्वनाथ, सनाथ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मगर एक सीख मुझे उससे मिली। तो मुझे ऐसे लगा कि हर जगह पर हमारे देश में क्या होता है, यह ऑर्फनेजेस कौन चलाते हैं? तो ईसाई लोग चलाते हैं, या सो कॉल्ड सोशलिस्ट चलाते हैं, तो यही चलाते हैं। और या फिर मुसलमानों के यतीम खाने होते हैं, यही हमको संस्थाएं मालूम थी। तो अब ये सारे बच्चे जाएंगे कहाँ? तो इन सारे संस्थाओं में जाएंगे। जो बच्चा ईसाई संस्था में जाएगा वो ईसाई बनेगा, जो मुसलमान की संस्था में जाएगा वो मुसलमान बनेगा, जो सोशलिस्ट के संस्था में जाएगा वो और कुछ भी नहीं है ऐसा बनेगा, जीरो लाइन पर बनेगा। तो इससे तो देश का नुकसान होगा। तो हम ऐसे ही बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे, तो हमको लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मगर हम नागपुर में बैठकर भूज के बच्चों को कैसे संभालेंगे? तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि जितने भी बच्चे भुज में अनाथ हो रहे हैं, उनमें से 3000 बच्चों को गोद हम लेंगे, माने विश्व हिंदू परिषद नागपुर यह 3000 बच्चों को गोद लेगी। तो ये बहुत जिसको कहेंगे कि प्रेस को रिस्पांस बहुत मिल गया। जैसे पेपर में पब्लिश हो गई तो हम लोग हीरो बन गए। वो बच्चे रहे उधर, भूज की समस्या रही उधर, हमारी चर्चा होने लगी कि भाई ये इतने बच्चों को गोद ले रही। अब ये गोद लेना क्या होता है, बच्चे कैसे होते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमारे मन में इतना ही था कि देश को बचाना चाहिए, समाज को बचाना चाहिए। तो बच्चों का क्या, कैसे आएँगे, क्या करेंगे, कुछ मालूम नहीं था। फिर एक ने बताया कि भई ऐसा है कि ऐसे तो बच्चे नहीं आ सकते, दूसरे स्टेट के हमारे स्टेट में नहीं आ सकते, तो आप चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखो। वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर को वो पत्र भेजेंगे और राज्यपाल को लिखो। तो हमने दोनों को भी पत्र भेजा कि भुज में बहुत बच्चे अनाथ हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद का मंतव्य है कि वे 3000 बच्चों को संभाल सकेंगे, वो गोद लेंगे। तो कृपया इसमें आप सहायता करें, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ आप रिकमेंड करें। उन्होंने वो पत्र भेज दिया। सौभाग्य से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तब वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आज भी मुझे मेरे पास मोदी जी का पत्र है। तो 8 दिन में पत्र का उत्तर आया। वो आया हमारे मुख्यमंत्री के पास, विलासराव देशमुख जी के पास में। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं विश्व हिंदू, हमको भी पत्र आया, मैं विश्व हिंदू परिषद का बहुत अपने यानी दिल से उनके इस भावना का स्वागत करता हूँ। हम पर जो आपत्ति आई उस पर एक सहायता देने के लिए वो सामने आए। मैं उनकी भावनाओं को सराहता हूँ, सराहना करता हूँ। मगर हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के माता-पिता मर गए होंगे ऐसा अभी दिख रहा है। बच्चे अनाथ भी हुए होंगे। वो अभी हमारी जाँच पड़ताल चल रही है। मगर मैं आपको एक बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, तो कोई बच्चा अनाथ कैसे होगा? क्या बात है। ये सबसे बड़ी बात मोदी जी ने कही। अब ये पत्र मैंने पढ़ा कि अरे! ये भाव हो सकता है कि जब मैं हूँ, तो कोई बच्चा गुजरात में अनाथ कैसे होगा? तो एकदम विश्वास आएगा कि ये सरकार ना ईसाइयों को बच्चे देगी, ना मुसलमानों को बच्चे देगी। मैं हूँ, तो कोई अनाथ कैसे होगा? अब यही वाक्य इस देश का हर एक व्यक्ति कैसे कहेगा? दिस इज द इंस्पिरेशन ऑफ स्वनाथ परिषद। यदि इस देश का हर एक व्यक्ति कहेगा जब मैं हूं तो बच्चा अनाथ कैसे होगा, तो ऑर्फनेज कैसे खुलेंगे? तो तब से हमने सोच लिया। अब दूसरी ओर तो हमारा एक बैटलिंग चल रहा था। हमने तो दे दिया कि हम 3000 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। आपको आश्चर्य होगा, 1350 पेरेंट्स हमारे पास आए कि हम बच्चे लेने के लिए तैयार हैं। मैंने दे आर विलिंगली, दे आर एक्सेप्टिंग। वो तो बच्चा लेने के लिए तैयार है।
और ये तो देने के लिए तैयार नहीं। अब हम बीच में तो पड़ गए, फंस गए। तो फिर हमको उनको बताना पड़ा कि भाई गुजरात सरकार किसी को भी बच्चे नहीं दे रही है। तो इस प्रकार की सोच रखने वाला यदि व्यक्ति देश का हर एक व्यक्ति बनेगा तो क्या देश में कोई अनाथ रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये सारे बच्चे स्वनाथ बन सकते हैं। तो बस इसी के कारण हम फिर इसके कानून क्या होते हैं, इसकी पद्धतियाँ क्या होती है, क्या-क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सारे प्रश्नों के जवाब हम ढूँढते गए, जवाब मिलते गए। अब सारे पूरे देश भर में स्वनाथ परिषद का काम चलता है। कितना खूबसूरत और कितना अभिनव भरा ये प्रयास है और ये सब प्रयास जो आगे बढ़ते हुए एक लंबी श्रृंखला और एक लंबी ऊंचाई को तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि आंकड़े क्या बताते हैं कि ये जो विभीषिका है, यानी ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है देश और दुनिया में जिनको लेकर के आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा आपने। जी। जब हम ये आंकड़े सुनेंगे तो डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? तो देखिए, ये देश के हर एक व्यक्ति ने यह जानकारी रखनी चाहिए जी। क्योंकि ये जिसको हम कहेंगे कि किसी के जीवितता से जुड़ी हुई है, जीवन से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। जी। मगर ये क्राइसिस कैसे है हमको मालूम नहीं है। जी। जैसे एक है कि सेंसस के अनुसार हमारे देश में 42% यह बच्चों की संख्या होती है जो 0 to 17 ईयर्स है। इज दैट ट्रू सर? यस, दीज आर द फैक्ट्स। ये फैक्ट मैं बता रहा हूं। आप सेंसस खोलिए, सेंसस में आपको स्टैटिस्टिक्स दिखेगा। तो लगभग 140 करोड़ यदि संख्या है तो 42% माने, आप अप्रोक्सीमेटली माने 58 से 60 करोड़ बच्चे 0 to 17 ईयर्स हमारे देश में है। अब इन बच्चों का बाइफर्केशन कैसे करें? जी। तो जिनको माँ बाप नहीं है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो अभी नई 2018 की आने वाली जो आई हुई डेफिनेशन है जी। उसके आधार पर नेकेड ऑर्फन माने जिसको माँ बाप नहीं है, वन पेरेंट चाइल्ड वो भी ऑर्फन माना जाता है, मगर डेस्टिट्यूट, वन पेरेंट डेस्टिट्यूट चाइल्ड वो भी ऑर्फन माना जाता है, अबेंडन वो भी ऑर्फन माना जाता है, प्रोस्टिट्यूट चाइल्ड वो भी ऑर्फन माना जाता है, रन अवे चिल्ड्रन वो भी ऑर्फन माना जाता है। जी। तो इसको एक शब्द उन्होंने ऑर्फन के बजाय दिया है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको CNCP ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे बच्चे कितने हैं जी। ये यदि हम देखें तो हमारे देश में जो बिल्कुल लेटेस्ट फिगर जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है जी, वो है 3 करोड़ 10 लाख। बहुत बड़ी संख्या ये बहुत है। बड़ी संख्या। आप सोच सकते हैं कि 58 करोड़ में 3 करोड़ यह बच्चे 5 से 6% इन बच्चों की संख्या है जी। तो देखिए देश का भविष्य कैसे है। अब ये 3 करोड़ माने हम ये बच्चे हैं, फिर हमारे देश में आज 6 से 7 करोड़ लेबर चाइल्ड है जी। तो ये संख्या भी आप इसमें करो, ये लेबर चाइल्ड है, बॉन्डेड लेबर होंगे या फोर्स्ड लेबर होंगे, जो भी होगा ये लेबर चाइल्ड 6 से 7% है जी। फिर हमारे देश में प्रोस्टिट्यूट चाइल्ड 3 करोड़ है, तो ये भी बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में है। दे आर जस्ट लाइक ऑर्फन्स, दे आर द ऑर्फन्स, नॉट ओनली डेस्टिट्यूट बट दे आर द ऑर्फन्स, नेकेड ऑर्फन्स। तो ये सारी संख्या हमारे देश में होती है 12 करोड़ से 13 करोड़। आप बताइए मुझे कि 58 करोड़ में 12 करोड़ क्या परसेंटेज होगा ये? तो बहुत बड़ी ये संख्या निकल करके आ रही है और इधर हम सभी का ध्यान जाना चाहिए कि कितना बड़ा सत प्रयास आज हमारे समक्ष उजागर हो रहा है प्रशांत जी के माध्यम से। इसमें हम सभी को जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ये सोचने का विषय है। सर, इसी बात को ध्यान में रख करके एक सवाल थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि ये जो एडॉप्टेशन की प्रक्रिया होती है, मैं चाहूंगी इस पे आप विस्तार से जानकारी मैं उस पर भी आता हूँ जी। मगर मूल रूप से मुझे जो कहना है कि उसके पहले की भूमिका क्या है वो हम समझें। जी बिल्कुल। कोई प्रोसेस तो बड़ी आसान होती है जी, उसमें कठिनाइयां कुछ होनी भी चाहिए, होती भी है जी।
तो पहले हमने भूमिका को समझना जी चाहिए। बिल्कुल। तो लगभग ये 18 से 20% हम्म, बच्चे इस प्रोसेस के जिसको कहेंगे वल्नरेबल कंडीशन में हैं, हम्म, ऐसे बच्चे हैं। हम्म, आप मुझे बताएं 100 में से 20-22 बच्चे यदि ऐसे रहे तो आप कितना भी अपने बच्चों को अच्छा रखें, जी उसको कितना भी एक कोजी एनवायरनमेंट आप दो, क्या आपका बच्चा अच्छा बनेगा? नहीं बन सकता। तो इसलिए तो भी हम लोगों ने इन वल्नरेबल बच्चों की चिंता करनी चाहिए, जी ऐसे हम सबसे प्रार्थना करते हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए देश का दुर्भाग्य कैसे है, मैं हम्म, दुर्भाग्य कहूंगा हम्म, कि आज यदि पूछा कि देश में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, हम्म, सिर्फ देश में नहीं तो विश्व में समस्या कौन सी है? हम्म, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, क्या यह सबसे बड़ी समस्या है क्या? हम्म, या गाजा पट्टी पर इसराइल ने आक्रमण किया, यह सबसे बड़ी समस्या है क्या? या पाकिस्तान और भारत क्या क्या हो रहा है? जी ये समस्या तो बहुत छोटी है। हम्म, जो सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या है, हम्म, तो वो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ दो लोगों के बीच की सेंसिटिविटी समाप्त हो रही है, समाप्त हो गई है अभी। जी हो गई कहना तो मैं बहुत डेयरिंग से बोल रहा हूँ ऐसे होगा, मगर ये हो रही है। और इसी का परिणाम हमको दिख रहा है, डिवोर्स के परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। जी कोई पति पत्नी के में सेंसिटिविटी नहीं रही, जी माँ बेटे में सेंसिटिविटी नहीं रही, पिताजी बेटे में सेंसिटिविटी नहीं, भाई बहनों में सेंसिटिविटी जी नहीं। जब एक परिवार में लैकिंग ऑफ सेंसिटिविटी है तो समाज में, अपने पड़ोसी में, समाज में कैसे दिखेगी? और उसी का ये लैक ऑफ सेंसिटिविटी, यही सबसे मूल कारण है। कारा बाकी मेथोडोलॉजी एडॉप्शन की ये तो हम बाद में देखेंगे, जी पहले है सेंसिटिविटी। जी अब इस सेंसिटिविटी के आधार पर बच्चे अडॉप्ट करना उसी में आएगा। यदि मन में सेंसिटिव वो भाव नहीं होगा मातृत्व का, तो कोई बच्चा नहीं ले सकता। जी दिस इज नॉट अ मेथोडिकल सिस्टम। तो पहले तो वो भाव मन में आना चाहिए। जी अब हमारे देश में दुर्भाग्य से 6-7 साल से यह एडॉप्शन का जो स्टैटिस्टिक्स है वो गिरते जा रहा है। जी पिछले साल 3018 बच्चों का एडॉप्शन देश में हुआ। 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में 3 करोड़ 22 लाख चाइल्डलेस कपल्स है। जी ऑर्फन बच्चे 3 करोड़ 10 लाख है, मगर एडॉप्शन कितना हुआ? तो 3018 बच्चों का एडॉप्शन हुआ। उसमें से भी 279 बच्चे विदेशों में गए। जी अब देखिए मैं सेंसिटिविटी को कैसे बताता हूं, भाई आई एम डिफरिंग कि एक मैं स्वयं एक शिशु गृह चलाता हूं। जी तो संस्था में चलाता हूं से मैंने संस्था शुरू की थी जी महाराष्ट्र में अकोला जिले में। जी तो वहां से एक छोटे बच्चे को अडॉप्ट किया इटली में। जी तो इटली में मेरा जाना हुआ था, तो मुझे लगा अपने यहाँ का बच्चा यहाँ पर दिया है तो चलो उसे जाकर मिलते हैं जी उस परिवार में। तो मैं उस परिवार में गया, तो मुझे ऐसे दिखा वहां पर उस परिवार में 7 बच्चे हैं, ये माँ बाप और उनको 7 बच्चे। तो मैं देखता रहा कि भाई यहाँ तो कोई ऑर्फनेज नहीं खुला नया, तो ये 7 बच्चे कैसे क्या है यहाँ पर? तो जब मैंने पूछा उनसे तो उनको 2 बायोलॉजिकल बच्चे थे, जी उनके स्वयं के बच्चे 2 थे और उन्होंने 5 बच्चे अडॉप्ट किए थे। क्या बात है, बहुत ही सराहनीय। तो मुझे एकदम आश्चर्य हुआ, मैंने शौक लगा मुझे बहुत बड़ा। हमारे देश में तो एक बच्चे भी नहीं है तो भी एक बच्चा अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम है, जी और यहाँ 7-7 बच्चे क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? हम्म, तो आप विदेशों में भी देखेंगे तो बच्चे अडॉप्ट ऐसे ही 2, 4, 5, 7 करते हैं। जी क्यों? मैंने उनसे पूछा हम्म, कि आपने क्यों ये इतने बच्चे अडॉप्ट किए? उसमें से जी 3 बच्चे भारत से थे, 2 जी बच्चे अफ्रीका से लाए थे। हम्म, तो ऐसा भी नहीं है, हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र का बच्चा पंजाब में देने के लिए भी ना कहते हैं, पंजाब के लोग केरल का बच्चा लेने के लिए भी ना कहते जी हैं, और वहां तो इटली में अफ्रीका से बच्चा लाया, भारत से बच्चा लाया। तो ये कहाँ, ये भाव कहाँ पर है? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों लिया बच्चों को? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरी पत्नी क्रिश्चियन है। हमारे यहाँ पर हमको सिखाया गया है कि यदि आप हर संडे को प्रेयर को नहीं जा सकते, आप बाइबल नहीं पढ़ ओल्ड सकते। टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट नहीं पढ़ सकते, आपको समय नहीं है, तो आप इस प्रकार की सेवा करो, मनुष्य की सेवा करो। क्या बात है।
ये हम दोनों काम टेस्टामेंट हम नहीं पढ़ सकते, हम प्रेयर संडे के दिन नहीं जा सकते, इसलिए हमने 5 बच्चे अडॉप्ट किए, हम उनकी सेवा करते हैं बहुत खूब। और यह यीशु की सेवा मानते हैं। हमारे भारत में बच्चा क्यों अडॉप्ट होता है? अब ये भी प्रश्न है जी भाई, काउंटर क्वेश्चन तो आना ही जी, चाहिए मन बिल्कुल। में। मेरे भी मन में आया, हमारे देश में बच्चे अडॉप्ट क्यों करते हैं? हम्म, शादी हो गई, पति पत्नी हो गए, 2-4 साल हो गए, बच्चा हुआ नहीं, हम्म, तो कहीं शर्म भी आती है, जी कहीं शारीरिक कमीपन भी महसूस करते हैं और उसकी एक लज्जा भी आती है, जी उसको छिपाने के लिए बच्चा लेते हैं। जी दिस इज द कॉज। हम्म, फिर दूसरा, हम्म, दोनों भी पति पत्नी कितने साल साथ रहेंगे, बोर तो होते ही है, हम्म, और कोई तीसरा है ही नहीं, तो एंटरटेनमेंट के लिए बच्चा लेते हैं। ये बहुत कॉस्टिक है, मगर दिस इज द रीजन, जी ये सत्यता है, मगर बहुत भयंकर है, विभत्स सत्य है ये। विभत्स है। जी तीसरी बात, बच्चा क्यों गोद लेते हैं? हम्म, तो मेरे यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत है, मेरा नाम ही प्रॉपर्टी पर चलना चाहिए, तो उसीलिए बच्चा लेते हैं। जी चौथी बात, बच्चा क्यों लेते हैं? तो सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल भी है, ये हाँ गृहस्थी है जी, और बच्चे नहीं तो स्टेटस नहीं है, तो स्टेटस सिंबल के लिए बच्चा लेते हैं। जी और पांचवी बात, अग्नि देने के लिए कोई तो भी चाहिए, नाम चलाने के लिए कोई तो भी चाहिए, इसलिए बच्चा लेते हैं। जी कहाँ धर्म की बात है? कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत स्वार्थ है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ बच्चा गोद क्यों लेते हैं, विदेशों में बच्चा क्यों गोद लेते हैं, जी दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। जी बाकी कारा वगैरह तो बाद में देखेंगे, पहले हमारी भूमिका, कहाँ गई संवेदनाएं, कहाँ गया मातृत्व, कहाँ गया पितृत्व, जी ये हमारे यहाँ पर नहीं रहा। और इसमें धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें धर्म की तो कोई बात तो हम जी करते नहीं। जी भाई, आपका मातृ धर्म है, आपका पितृ धर्म है, आप कौन से धर्म की बात करते हो? जी आपका मानवता का धर्म है, हम ये सब भूल गए। इसलिए मैंने कहा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिविलाइजेशन, दिस जी इज द क्वेश्चन ऑफ धर्म। जी होता है ना? निश्चित तौर पे। और फिर भी इसीलिए कानून तो बनाना पड़ता है, बिल्कुल कानून बनाना जरूरी है। तो सरकार ने भी कानून बनाए। जी दुर्भाग्य से जी कि हमारे यहाँ पर 5 जो क्या कहते हैं 5 इयर्स प्लान सरकार के होते हैं, या हर पंचवर्षीय बजट योजना। होता है। जी आप 1950 में सबसे पहली हमारे यहाँ 5 इयर्स प्लान सबसे पहले नेहरू जी ने रखा, जी बाद में 7 बार उन्होंने ये प्लान रखे, हम्म, एक भी प्लान में इन बच्चों के लिए एक पैसे का भी अमेंडमेंट या कोई भी योजना हमारे यहाँ पर किसी ने विचार भी नहीं किया था। जी कहाँ जा रहा है हमारा देश? इतना जो 42% बच्चे हैं, उन बच्चे को बजट में कितना कितनी वैल्यू है, कितनी स्पेस दी गई है, कितना बजटरी प्रोविजन बच्चों के लिए है? तो बिल्कुल नहीं है, नहीं ये था। कितनी बड़ी चूक है ये। बड़ी चूक है। कभी बच्चे देश का भविष्य है, जी उनके बारे में आप सोचेंगे कि नहीं? सिर्फ उनको आईसीडीएस में खिचड़ी खिलाई क्या, उनको दूध पिलाया क्या, बस इतनी ही बात आप करोगे? इन बच्चों के राइट्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्या होता है, जी उस सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में किसी भी 5 इयर्स प्लान में ये आपको कभी दिखेगा नहीं। जी अब एक सौभाग्य की बात है कि थोड़ा सा बदलाव ब्यूरोक्रेटिक मेंटेलिटी में आ रहा है, जी कि 2014 से थोड़ा थोड़ा बदलाव इसमें आया है, जी और इसी के कारण हमारे देश में चाइल्ड एडॉप्शन एंड रिहेबिलिटेशन एजेंसी CARA कारा जी नाम की एक एजेंसी आई थी। जी अब देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें इतने सारे बाकी और भी बातें हैं। बच्चों का हमारे यहाँ पर जितना भी खरीदना बेचना, क्या कहेंगे हम उसको, अम, हमारे देश में होता था जी और आज भी होता है, जी कि बच्चों की को खरीदना बेचना बहुत होता है। जी तो बाहर के देश में होता है, वो ऊंट की जो रेस होती है, इसलिए अफगानिस्तान में भी ले जाते हैं, अलग अलग बहुत कारण है। और आज भी बच्चे खरीदे जाते हैं। जी आपको बच्चा चाहिए, हमारे यहाँ पर किसी को भी बच्चा कैसे चाहिए? कैलेंडर बेबी। बच्चे एक तो अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तैयार हो गए तो उसको कैलेंडर बेबी ही चाहिए, 3 महीने का ही चाहिए, गोरा, बहुत अच्छा, स्मार्ट। ऐसा ही बच्चा किसको? अरे अपना चेहरा पहले देखो आईने में,
मगर बच्चा ऐसा ही चाहिए, कैलेंडर बेबी ही चाहिए। क्या कोई सा यूनिट, शिशु गृह, ये कोई बेबी शॉप है क्या? जी भाई ये भगवान की सेवा है, जो भी मिले वो प्रसाद है। जी मैं इसको बड़ा करूंगा, उसका अच्छा जीवन बनाऊंगा, देश के लिए वो काम में आए, ये भावनाएं कहाँ गई माता पिताओं की? उसमें कमी है। जी तो मैं हर बार कहता हूं कि कानून तो बाद में देखो, हम्म पहले वेयर यू आर, और आप हु यू आर, आप कैसे हो, आप कहां पर हो, ये पहले आप देख लो, इंट्रोस्पेक्शन करो, आईने में अपना चेहरा देखो। जी अच्छे माँ बाप बन सकते हैं कि नहीं है ये आप पहले समझो, फिर बच्चा लो, जी तो फिर आगे के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे। जी तो हमारे देश में कारा नाम की एक संस्था आ गई, जी ये जो बच्चों का ट्रैफिकिंग होता है हम्म उसको रोकने के लिए, हम्म और जो पहले की सिस्टम थी उसमें कुछ तो भी चेंज किया हम्म करना। हम्म तो ये चेंज मनमोहन सिंह के काल में ये हम्म, चेंज किया गया। जी अब कारा यह संस्था अमेरिका में है, अच्छा जी हमारे यहाँ पर एक है, जो भी वेस्टर्नाइज होगा अमेरिका का होगा वो अच्छा है। जी अरे भाई आप धोती पहनते हो तो ऊपर टाई क्यों पहनते हो? जी क्या जरूरत है? कारा हमारे देश में लाई इसी जी प्रकार से, हम्म चाइल्ड लाइन हमारे देश में लाई इसी प्रकार से। हम्म आप धोती वाले हो, टाई क्यों पहन रहे हो? हम्म, बिल्कुल तो कारा संस्था हमारे देश में, चाइल्ड लाइन संस्था हमारे देश में इसी प्रकार से आई। जी कारा की कुछ बातें बहुत अच्छी है, मैं भी उसको अच्छा ही मानता हूँ। जी गलतियां है, उसको हम्म सुधारने का प्रयास भी चल रहा है, मगर हमारे देश में ये संस्था आ गई। जी अब उसके आधार पर उन्होंने कानून बनाया, पहले भी था, हम्म और वो सेंट्रल एडॉप्शन कमेटी बनाई। जी पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इससे सारा पहले करते थे, हम्म तो वहीं के वहीं होता था। हम्म तो फिर कहा गया कि जो भी शिशु गृह होते हैं, सा यूनिट्स होते हैं, वो पेरेंट्स से ज्यादा पैसे लेकर देते हैं, जी ट्रैफिकिंग करते हैं, उसको हम्म रोकने के लिए सरकार ने सब कुछ किया। हम्म मगर हमारे देश में और भी बहुत कुछ इसके पैरामीटर्स है, ये संस्था का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। जी इसलिए आज कोई भी पेरेंट, उसके मन में इच्छा भी हो गई, वो रजिस्ट्रेशन भी करेगा, तो 3 साल तक तो बच्चा मिलता ही नहीं है। जी तो ये तो बहुत ही गलत है, जो जी सरकार के द्वारा गलती की जाती है। हम्म बच्चों की संख्या इतनी है, हम्म मगर दुर्भाग्य से पिछले साल कितने पेरेंट्स ने अप्लाई किया था कारा में? जी 27,000। जी जब 3,20,00,000 चाइल्डलेस कपल्स है, फिर हम्म एप्लीकेशन कितने आए? 27,000। 10% भी नहीं। जी तो ये भी गलतियां है। हम्म तो हमको ये सभी इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। जी कुछ नियमों में भी बदलाव अभी आ रहा है, हम्म और दूसरा एक है, जन जागरण नहीं है। हम्म आज भी इतने मिसकंसेप्शंस है एडॉप्शन के जी बारे में, जी तो इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। जी इसलिए हम सोनाथ परिषद के द्वारा सब समाज को भी आह्वान करते हैं, सारी संस्थाओं को आह्वान करते हैं जी कि इस पर काम करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल आपको आश्चर्य लगा यदि मैं कहूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, हम्म, 2 केसेस मैंने कोर्ट में जीते हुए, सुप्रीम कोर्ट में, जी इसी के बारे में। सरकार के पास भी आज हमारे देश में ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है, यह कोई सांख्यिकी नहीं है, नो स्टैटिस्टिक्स। ऑर्फन्स बच्चे कितने हैं, वन पेरेंट चाइल्ड डेस्टिट्यूटेड कितने हैं, कुछ नहीं है। जी कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, देखिए बहन जी, हम्म कि हमारे देश में, पूरे विश्व में हमारा देश अभी सबसे आगे है, हम्म कि किसी माँ का इंसेप्शन हो गया, जी वो प्रेग्नेंट हो गई, तब से लेकर हमारे यहाँ पर सूचना होती है सरकार के पास। जी इतनी अच्छी एक यंत्रणा कहो, जी मैकेनिज्म कहो, जी सरकार ने बिठाया है। जी तो देश में यदि आप कहे 70 करोड़ 75 करोड़ महिला है, उसमें से इंसेप्शन कितनी महिलाओं का हुआ है, प्रेगनेंसी कितनी महिला की है, तुरंत बता सकते हैं। जी इतना हमारे यहाँ पर एक, जिसको कहेंगे कि प्लान मैकेनिज्म है। जी तो ये आपको समझता है, हम्म, बच्चे की उस माँ की डिलीवरी हुई, ये आपको समझता है, वो बच्चा ऑर्फन हुआ कि नहीं, ये आपको समझता नहीं है। ये कैसे होगा? वो अल्टीमेट बच्चा गोल ही बेचा कहीं ना जाता है, कहीं रह जाता है जो अधूरा वेयर इज द लैकुना, जी ये ढूंढने की आवश्यकता है। तो ऐसे अलग अलग इस ऑर्फनेज विषय के अलग अलग बहुत सारे पैरामीटर्स है, उस पर मैंने लीगल पैरामीटर, सोशल पैरामीटर, रिलीजियस पैरामीटर, इकोनॉमिकल पैरामीटर, ऐसे अलग अलग बहुत सारे पैरामीटर्स है। जी तो इसको जब तक आप बहुत संवेदनशीलता से इसका अभ्यास नहीं करोगे, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। यह स्वनाथ परिषद का उद्देश्य है। जी तो फोस्टर कैरम एडॉप्शन में अंतर क्या होता है?
अब उसका भी अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। जी। ठीक है, आप बच्चों को अडॉप्ट मत करो, हम्म, आपके खून का चाहिए, वो नहीं चाहिए, लायबिलिटी लगती है, जी। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे कारण है। जी। ठीक है, आप मत करो, आप अपने स्टेट नहीं देना चाहते, प्रॉपर्टी उसके नाम से नहीं करना चाहते, लीगली उसको सैंक्शन नहीं देना चाहते, जी। अब फॉस्टर केयर पर करो, एक जीवन को आप सुधार करो, जी। आप उसके यशोदानंद बनो। तो ऐसे यशोदानंद बनाने की भी योजना सरकार की है। जी। मगर अभी एक अच्छा है कि बहुत संवेदनशील लोग सरकार में हैं, जी। और हम भी आशा करते हैं कि भाई कुछ करो, इन बच्चों के लिए करो, लेकिन कुछ सबसे करो। ऊपर हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें अपने अपने स्तर पे जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसे अज्ञानी मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्यता को जगाना पड़ेगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जैसा कि भी आपने आंकड़ों को बताया, तो जाहिर है कि इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में चुनौतियां भी बड़ी होंगी, समस्याएं भी बड़ी होंगी। तो कैसे कुछ मैनेज कर पाते हैं आप? ये तो बात सही है कि इन बच्चों की समस्या आज बहुत बड़ी है, जी। सभी प्रकार के। जी। वो सिर्फ ब्रेड बटर समस्या नहीं है। जी। अभी सरकार तो कुछ ब्रेड बटर समस्या देती है, मगर एक भी देखिए, एक मैं स्टैटिस्टिक्स और बताऊंगा जी। कि हमारे देश में टोटल ऑर्फनेजेस कितने हैं। जी। मैंने ऑर्फन की तो संख्या बताई, 3,10,00,000, वो भी अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं। जी। मगर हमारे देश में ऑर्फनेजेस, सीसीआई यूनिट्स, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, और सा एडॉप्शन एजेंसीज, ये दोनों भी मिलाकर 6,834 है। ये 6,834 सारे यूनिट्स में लगभग 87,000 बच्चे हैं। जी। 87,000 बच्चे हैं। और इसके पहले जो आपने संख्या बताई थी 3,10,00,000। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस। बाकी बच्चे कहां पर है? कोई सरकार का अधिकारी बता सकता है? क्या सरकार के प्रमुख बता सकते हैं? इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बता सकती है कि ये लाखों करोड़ों बच्चे हैं कहां पर? जी, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। मैंने 3 जिलों का सर्वे किया, जी। सैंपल सर्वे किया। एक अकोला जिला महाराष्ट्र में, दूसरा रांची जिला, तीसरा हरिद्वार जिला। जी। 3 जिलों का सर्वे किया कि एग्जैक्टली ऑर्फन बच्चे, सीएनसीपी बच्चे उस जिले में कितने हैं। जी। अकोला जिले में, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, अकोला जिले में 337 ऑर्फन बच्चे हैं, 927 गांव है, उस 927 गांव में 337 बच्चे ऑर्फन्स है। जी। उसमें से 122 बच्चे लड़के लड़कियां, ये तो हमारे ही इंस्टीट्यूशन में है, और बाकी बच्चे हमको बाहर मिले, माने 250 बच्चे बाहर मिले। अब ये तो इनको क्या जरूरत है गवर्नमेंट के किसी ऑर्फनेज की, इंस्टीट्यूशन की क्या आवश्यकता है? वो तो वहां रह रहे, पल रहे, गांव उनको संभाल रहा है। हमारे यहाँ पर एक सिनेमा था, 2 आंखें 12 हाथ। ये तो सिर्फ सिनेमा का नाम था, मगर दिस इज द फैक्ट। 2 आंखें 12 हाथ, ये वही 2 आंखें है, और उसको सहायता देने वाले 12 हाथ आज भी है। और इसीलिए 6,837 ऑर्फनेज में सिर्फ 87,000 बच्चे हैं, बाकी सब के पालनहार गांव ही के लोग ही है। अभी भी हमारे देश के लोगों ने इतनी संवेदनशीलता खोई नहीं है, इसका यह अर्थ स्पष्ट है। इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। इन बच्चों को कोई आदर्श दिखाने की आवश्यकता है। इन बच्चों को अच्छा कैसे बनाना, उनके स्किल्स क्या क्या है, यह करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि इन बच्चों की समस्या बहुत बड़ी है, इसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब विदेशों में क्या होता है और हमारे देश में क्या होता है, इसको लेकर तो यह भी समझने की आवश्यकता है। जैसे विदेशों ने ऑर्फनेज चालू किए, तो उन्होंने इन बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चालू किए कि बच्चों को कोई तो भी स्किल सिखाया जाए, और उनमें से इन बच्चों को स्किलफुल पर्सनालिटीज यह सामने आए। यह सरकार की योजना वहां बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। हमारे देश में यह योजना नहीं चली, अब भी सरकार ने चालू किया है। माननीय मोदी जी ने यह योजना को अभी प्रारंभ किया है। मगर एक बात मैंने सरकार के सबसे मैंने बात की, जो हमारे सेना के प्रमुख थे BS रावत जी,
बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। हम्म। मैं स्वयं का अनुभव बताता हूँ। मैं जी। उनके पास गया था। जी। अमेरिका में 14 लाख लोगों की मिलिट्री है। जी। लंदन में 9 लाख 9.5 लाख की मिलिट्री है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख की मिलिट्री है। जी। हमारे देश में 13 लाख लोगों की मिलिट्री है। हम्म। ये स्टैटिस्टिक्स है। हम्म। दिस इज प्रूवन स्टैटिस्टिक्स, आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। जी। अमेरिका में 14 लाख की मिलिट्री में कितने ऑर्फन्स है? हम्म। 4.5 लाख। जी। लंदन में 9 लाख की मिलिट्री है। जी। ऑर्फन्स कितने हैं? 2.25 लाख। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में 4.5 लाख की मिलिट्री है। ऑर्फन्स कितने हैं? 1 लाख। हम्म। हमारे देश में 13 लाख की आर्मी है। ऑर्फन्स कितने हैं? 137, 137। शेम ऑन अस। वोकेशनल ट्रेनिंग में आपने बच्चों को स्किलफुल किया नहीं, देश के काम में उनको बढ़ावा दिया, उनको इंस्पायर्ड किया। क्या करती है इंस्टीट्यूशंस, क्या करती है ब्यूरोक्रेसी, क्या करती है सरकार की योजनाएं, जी। क्या करते हैं सरकार के अधिकारी, क्या करता है समाज। जी। आई एम बेसिकली टारगेटिंग समाज, बाकी तो कुछ बहुत आवश्यकता नहीं है। जी। समाज कैसे सोचता है, जी। उन बच्चों को देश के काम में लाने के लिए हम प्रयास क्यों नहीं करते? जी। उनको डिग्निटी क्यों नहीं देते? एक नेशनलिज्म क्या होता है वो हम क्यों नहीं सिखाते? बिल्कुल। एक ब्रेड बच्चे का जानवर क्यों खड़ा कर रहे हो आप? जी। आप बच्चों के जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? जी। लगता है ना हमको। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं न कहीं हम अपनी ज़िम्मेदारी से भागते हैं। कहीं न कहीं जब समस्याएँ हमारे सामने होती हैं, तो हम उनसे आँखें चुराते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी हमें स्वयं लेनी पड़ेगी। ये नहीं भूलना है कि हम अल्टीमेटली मनुष्य हैं और मनुष्यता जो होती है, वो पशुता से हमें बस इसी आधार पे अलग करती है कि हमारे अंदर भावना है, विवेक है, संवेदनशीलता है, किसी के दर्द को समझने की ताकत है। तो इसे समझना होगा और अपनी ज़िम्मेदारी को भी स्वीकारना होगा। इसी के साथ जो समस्याएं आती हैं, बहुत सारे अनुभव भी रहे हैं जो आपने अभी साझा भी किए जो है, लेकिन कुछ नेक लोग भी हैं जो आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो कैसे, किसी वेबसाइट के माध्यम से या कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? जी। देखिए, लोगों के आधार पर लोगों को सेंसिटाइज करना, जी। संवेदनशील बनाना, जी। यह हमारा टारगेट पहला। जी। उन वे ऑर्फनिज्म पर काम करे, जी। ये हमारा टारगेट दूसरा। जी। बिल्कुल। तीसरा, हम्म। जो आज ऑर्फन है उसको वो स्वनाथ करे, जी। ये हमारा टारगेट तीसरा। जी। ये 3 टारगेट पर हम काम करते हैं। हम्म। अब करने के लिए कुछ तो भी टूल चाहिए, जी। देयर शुड बी मीन, जी। कुछ तो भी हाथ में चाहिए। हम्म। अब देखिए, हमारे देश में धर्म में 16 संस्कार है। जी। हम मानते हैं 16 संस्कार, जीते भी है 16 संस्कार में। उसमें महत्वपूर्ण है 10वां संस्कार, जी। वो है विद्यारंभ संस्कार। हम्म। तो हमारा मानना है कि आजकल लोग तो भूल जाते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गई तो वो समझते हैं कि बच्चे का विद्यारंभ हो गया, जी। संस्कार हो गया। जी। मगर विद्यारंभ संस्कार यह पंच ज्ञानेन्द्रिय की जो देवता है, गणेश जी है, जी। इन सबका आह्वान करते हैं कि हे भगवान, उनका हवन करके उनको जागृत किया जाता है कि मेरे बच्चों के जो 5 ज्ञानेन्द्रिय है उनको बलिष्ठ कीजिए। जी। उसकी वो देवता है, उसका हवन उसमें किया जाता है। जी। अब ये तो हमारे एक ही पद्धति है। तो स्वनाथ के द्वारा, स्वनाथ परिषद के द्वारा जी। हम सब जगह पर यह विद्यारंभ संस्कार के कार्यक्रम करते हैं। जी। कार्यक्रम, मैंने कहा मीन चाहिए, टूल चाहिए, दिस इज अ टूल लोगों को जोड़ने का। तो जिनको माँ बाप है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, वो तो शायद करते हैं, माँ बाप बैठाते हैं, हवन करते हैं और बच्चों से श्री गणेशा लिख कर लेते हैं। तो बच्चे के मन में तो वो आता ही है, मैंने कभी किया था, मेरे माता पिता ने मेरा विद्यारंभ संस्कार किया था, आज भी मुझे याद है, बच्चे कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी बात होती है क्योंकि वो पहली बार जब समझने लगता है तब पूजा करने के लिए बैठता है, हवन करने के लिए बैठता है, वो तो कभी भूलता नहीं है। तो जिनको माँ बाप है उनका तो विद्यारंभ संस्कार होगा, उनको माँ बाप ने उनका कौन करेगा? हु विल थिंक?
उन बच्चों के लिए कौन सोचेगा? तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, ऐसे बच्चों को हम ढूंढेंगे, ऐसे माँ बाप को हम ढूंढेंगे, और वो 2 घंटे के क्यों ना हो उसके माँ बाप बने। जी 2 घंटे के माँ बाप, जी देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बोलते समय भी आंखें नम हो जाती है कि 2 घंटे के माँ बाप होना, 2 घंटे के लिए माँ बाप मिलना, ऐसा किसी पर भी ना आए, भगवान ना करे किसी जी पर। ये बहुत बड़ी त्रासदी है जीवन की उसकी। हम्म, मगर कम से कम, ठीक है, नहीं है, मगर माता पिता क्या होते हैं वो 2 घंटे की तो समझेगा, जी और इन माता पिता को तो समझेगा कि व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मातृत्व क्या होता है, पितृत्व क्या होता है, क्या होती है जिम्मेदारी, क्या होता है धर्म, ये तो उनको समझ में आएगा। जी इसलिए हम ये दोनों का कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जी कार्यक्रम के लिए, दोनों को एक साथ लाते हैं। जी और आपको बताऊं, इतना संवेदनशील कार्यक्रम होता है। अभी कल स्वनाथ परिषद काशी, जो एक हमारा चैप्टर है, जी तो ये सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कार्यक्रम किया। जी इतना संवेदनशील कार्यक्रम होता है, मैं तो बहुत माने ये एग्जैगरेशन नहीं होगा कि यदि वहां पर एक किसी पत्थर दिल आदमी को रखा, जी वो भी रोएगा, उसके भी मन में आएगा क्या बच्चे पर हालत आ गई। ऐसे नौबत किसी पर ना आए, भगवान ना करे ऐसा, मन में उस पत्थर भी रोएगा उस कार्यक्रम में। इतने संवेदनशील कार्यक्रम देश भर में हम लोग करते हैं, तो इसके द्वारा हमारे जो कार्यकर्ताओं की पेरीफेरी है जी वो बढ़ती है। हम्म तो कुछ लोग इसमें काम करने लगते हैं। हम्म फिर हम अलग अलग प्रकार के एडॉप्शन अवेयरनेस प्रोग्राम, फोस्टर केयरिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, अलग अलग हम बच्चों के लिए, अभी एक नया शब्द प्रयोग आपने भी शायद सुना होगा, जी जी ऑर्फन टूरिज्म। जी मैं अपने पैसे से हम्म पूरे 1 महीने का अपना खर्चा करके जी वहां पर गया था ऑर्फन टूरिज्म में। पैसा मैंने चर्च को दिया था, और मैं भी फादर करके ही गया था। जी और वहां जाकर मैंने देखा कि क्या करते हैं। रोज मुझे पढ़ाने के लिए, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ाने के लिए एक पादरी आता था, जी तो वो मुझे रोज पढ़ाता था। और दिन भर फिर एक ऑर्फनेज में बच्चों के साथ में हमने रहना, उनके साथ खेलना, उनके साथ उनको कहानी बताना, उनके साथ खाना खाना, यही काम करना। दिस इज ऑर्फन टूरिज्म। तो मैं सीखने के लिए गया था। तो मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, उसको नाम उसका खराब है, मगर उसका काम तो बहुत अच्छा है। कोई भी व्यक्ति सेंसिटाइज हो जाएगा। तो हमने युवकों के लिए कॉलेजेस में कार्यक्रम चालू किया जी कि दे शुड नो व्हाट द ऑर्फन इज, दे शुड नो। और जब ये इनको ये पता चलेगा तो उनके अंदर जो बुद्ध है वो जागरूक होगा। भगवान बुद्ध भी दुख देखकर जागरूक हुए थे, तो ये दुख उनको समाज में पता चले, इसलिए हम कॉलेज के युवकों को एक साथ लेते हैं साथ, जी और उनको ऑर्फनेजेस से जोड़ते हैं। आपको आश्चर्य है लगेगा कि जब एक नया युवक, वो तो ये कॉलेज में उनको मार्क्स मिलते हैं, उससे सर्टिफिकेट मिलता है, इसलिए आते हैं पहले। जी जब पहली बार जाते हैं ऑर्फनेज में, वो छोटा बच्चा जब एक बड़ा भाई करके उसको हग करता है, गले लगाता है, तो कोई भी, मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति चेंज होगा ही। जी तो जो बच्चा 8 दिन जाता है, उसका कोर्स करते हैं हम 3 महीने का, हर संडे जाना पड़ता है वहां पर 2 घंटे के लिए, फिर सर्टिफिकेट देते हैं। जी तो जो बच्चा 8 दिन पहले वहां जाएगा, वो जब उसके 2 महीने पूरा होता है तो पूरा होली चेंज हो जाता है। जी तो उसके समझ में ये आता है। तो इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे काम जी स्वनाथ परिषद का तत्व, स्वनाथ परिषद की भावना, स्वनाथ परिषद का काम, जी स्वनाथ परिषद का मैकेनिज्म, यह बढ़ाने के लिए हम प्रोग्राम आयोजित करते हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका जो है। और इस काम को करते हुए भी आपने स्वनाथ परिषद काशी प्रांत की बात करी जो है, तो बनारस को लेकर के क्या योजनाएं हैं भविष्य में आप? बस इसी प्रकार की योजना हमारी बनारस के लिए भी है। जी अब बनारस में जितने भी हमारे ब्लॉक्स है जी या तहसील है, जो भी यहाँ कहा जाता है, तो एक यहाँ का प्रॉपर सर्वे जी यहाँ पर नहीं है। बनारस के लिए तो हम बहुत बड़ी आशा लेकर आते हैं, जी आए भी है, जी और यहाँ कार्यकर्ता अभी हमने काम भी शुरू किया है। जगन्नाथ की नगरी में कोई अनाथ नहीं चाहिए। जी
बिल्कुल। बस कोई अनाथ नहीं चाहिए। जी। सिर्फ ये जगन्नाथ की नगरी में जैसे अनाथ नहीं, तो एक दिन हम ऐसा लाएंगे कि पूरा भारत कोई अनाथ मुक्त भारत करेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत ऑर्फनेज फ्री इंडिया, सराहनीय प्रयास है ये आपका। सबसे पहले यूनो में 2015 में ये कंसेप्ट मैंने रखी थी, जी। ऑर्फनेज फ्री कंट्री। आपको आश्चर्य होगा, आज विश्व के 22 देशों में ऑर्फनेजेस नहीं है। बहुत खूब जो है। मगर मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं यदि यदि आज बात कहूं अनाथ मुक्त भारत, तो लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे कि बच्चे जाएंगे कहाँ। काहे के लिए घर गृहस्थी कर रहे हो, बच्चों को अपने घर में क्यों नहीं लाते हो? बिल्कुल। हमारे यहाँ पर 35 करोड़ की टेंडेंटशिप है, हम्म। बच्चे तो 3 करोड़ है, सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख चाइल्डलेस कपल्स है, तो 1.5 करोड़ तो वे मकान है। तो ये बच्चों को घर में रखेंगे तो ऑर्फनेज की आवश्यकता क्या है? जस्ट बिल्कुल। टेल मी। और यहीं पे एक बात ये सबसे बड़ी सोचने की है कि हम पेट्स को पालते हैं, लाखों खर्च करते हैं, दुलारते भी हैं बड़े प्यार से, लेकिन क्या कभी ये मन में भाव नहीं आया कि एक बच्चा गोद ले लें, उसे वैसे ही शिक्षा दें, उसके साथ वैसे ही प्यार दुलार दें, उसके मन में ये भावना भरें कि हमारा भी कोई है, हमारा अपना कोई है, ताकि समाज से अपराध कम हो, समाज से नृशंसता कम हो, जो निर्दयी व्यवहार है वो कम हो। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी। समाज संवेदनशील बनना यह पहली आवश्यकता है। जी। समाज की अस्मिता, जी। समाज का इतिहास उसको बताकर ही जागरूक की जाती है। जी। तो हमारे यहाँ पर हम हमारे स्वनाथ परिषद में एक ये कहे कि घोष वाक्य है, हमारा जी। प्रेरणा वाक्य है, जी। आओ हम कण्व बने। जी। तो ये वाक्य क्यों है, मैं बार बार कहानी भी बताता हूँ। जी। हम सब जानते हैं कि इस कहानी में 6 कैरेक्टर्स है। जी। विश्वामित्र, मेनका, ये कहानी सबको मालूम है, मैं दोहराऊंगा नहीं। तो विश्वामित्र है, मेनका है, तीसरा है शकुंतला, चौथा है दुष्यंत राजा, पांचवा है भरत और छठवा है कण्व। जी। अब इस कहानी को कितने हजार साल हुए हमारे देश में मालूम नहीं। आज भी विश्वामित्र है, आज भी मेनका है। जी। शायद वो कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी पर थे पता नहीं। जी। आजकल तो 2 घर छोड़कर विश्वामित्र मेनका मिलते हैं। जी। और आज भी दुर्भाग्यपूर्ण है, डस्टबिन में शकुंतला मिलती है, आज भी मिलती है। जी। ये भी बड़ी होती है सीसीआई यूनिट में, उसको भी राजा दुष्यंत मिलता है, उनको भी भरत होता है, मगर भारत होता है क्या? उस शकुंतला से के भरत से भारत बना, जो हमारे देश का पहला चक्रवर्ती सम्राट था। जी। और इसीलिए देश को भारत कहा गया। वो शकुंतला का बेटा था, राजा दुष्यंत का बेटा था। आज भी शकुंतला डस्टबिन में मिलती है। ये भी शकुंतला तब के डस्टबिन में जंगल में मिली थी। तो ये भरत हुआ तो भारत बना। आज भरत भी होते हैं, भारत क्यों नहीं बनता है? दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि छठवा जो कैरेक्टर है, इस कहानी का पात्र है, वो कण्व मुनि है। वो छोटी शकुंतला को, इन्फेंट बेबी को, उस पेड़ के नीचे जंगल में से कण्व मुनि ने उठा के लाया था जी। और अपने आश्रम में लेकर गए, उसकी परवरिश की, उसको बड़ा किया। एक अच्छी संस्कारित लड़की, आगे आने वाली माँ, इस रूप में उसको खड़ा किया। जी। इसीलिए भरत का जन्म हुआ था उसके शादी के बाद, तो भारत हो गया। तो आवश्यकता किसकी है? कण्व बनने की। जी। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, स्वनाथ परिषद की ओर से भी, जी। कि आओ हम कण्व बने। जी। आज कण्व मुनि की आवश्यकता है, तो ये कोई भी, ये सारे 3 करोड़ 10 लाख भारत के भारत बन जाएंगे। बहुत आप खूब। सोचिए, एक 3 करोड़ 10 लाख भारत के भारत बनाना, यह हमारा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य हमने रखा। कौन रोकेगा भारत माता की जय बोलने से? सारा विश्व कहेगा भारत माता की जय। तो देखा आपने कि एक छोटा सा प्रयास जब अपनी पूर्ण गति को प्राप्त करता है तो वो कितनी दूरी तय कर पाता है जो है। इस सत्प्रयास में हम सभी भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसा कि अभी प्रशांत जी को हमने देखा, सुना और समझा,
तो ये समझ में आया कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहेंगे जरूर इस सत प्रयास के लिए। और आपने निश्चित रूप से, अगर आपको ये कहा जाए कि आप स्वनाम धन्य हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भारत की उपलब्धि है कि आपके जैसा देश रत्न, देश पुत्र प्राप्त है उसे जो है। तो पूरे हमारे इस सेंटर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ये जो कड़ी थी वो अभी यहीं विराम लेती है। कुछ और नए तथ्यों, कुछ और रोचक जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी एक मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।